गाइस, स्वागत है आपका सोलर फार्मिंग की और एक न्यू चैप्टर में। तो वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला वीडियो एंड हुआ था। हम देखते हैं कि सेजुन के पास बहुत सारी मधुमक्खियाँ हो चुकी थी और इस बार के चेरी टमाटर में बहुत सारे फूल लग चुके थे और इसलिए सेजुन काफी ज्यादा खुश था क्योंकि इस बार का हार्वेस्टिंग में 50% से भी ज्यादा मुनाफा होने वाला है। वैसे हमें जानने को मिलता है कि आज की रात 7वें ब्लू मून की नाइट होगी जब सेजुन इस टावर में आया था। हालांकि वो थोड़ा सा चिंतित था क्योंकि कैंग कैंग और उसकी मॉम यानी कि जायंट बेयर अभी तक यहाँ पर आए नहीं। क्या उन लोगों ने अभी तैयारी कर लिया होगा? इसलिए वो सोच रहा था कि वो जल्दी जल्दी काम फिनिश करके जल्दी से तैयार हो जाए ब्लू मून की नाइट के लिए। तभी उसे देखने को मिलता है कि थियो छोटे से बेबी रैबिट्स के पीछे भाग रहा था क्योंकि वो काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे और थियो उनको संभाल रहा था। थियो उन प्यारे रैबिट्स को काफी ज्यादा ध्यान रख रहा था, उन्हें आग से बचा रहा था और गंदी चीजें खाने से भी मना कर रहा था। वो एक परफेक्ट अंकल की तरह यहाँ पर उनका जिम्मेदारी ले रहा था। सेजुन ने देखता और काफी खुश होता है थियो के लिए क्योंकि थियो काफी ज्यादा और सच में बहुत ज्यादा केयर कर रहा था। उन बेबी रैबिट को एक गार्डियन की तरह उनका संभाल रहा था। सेजुन के पूछने पर उसे बताता है कि ये उसके लिए काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि वो अब जब अंकल बन गया है तो ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रखे। और इस बात से रैबिट मदर और डैड के भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। और अब थियो सेजुन और रैबिट मदर और डैड से पूछता है कि उन बच्चों को थियो घुमाने ले जा सकता है, जिसमें तीनों हामी भरते हैं। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि थियो काफी ज्यादा खुश लग रहा था इस बात से और उन बच्चों को लेकर चला जाता है घूमने के लिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें देखने को मिलता है कि सेजुन अब तैयारी कर रहा था क्योंकि ब्लू मून की नाइट अब आ चुकी थी। तभी वो थियो को देख रहा था। थियो एक बंडल के अंदर घुस रहा था। सेजुन से पूछता है कि थियो क्या कर रहा है। थियो सेजुन को बताता है कि वो इस बंडल के अंदर घुस रहा है क्योंकि वो ब्लू मून की नाइट इसमें सेफ रहेगा। इस बंडल के अंदर ऐसी एनर्जी और सुविधाएं है जो कि थियो को इस ब्लू मून की एनर्जी से बचाएगा। हालांकि ये बंडल दूसरों को देखने में एक टेंट के बराबर बड़ा लगेगा, लेकिन अगर ये मर्चेंट की बात करें तो एक मर्चेंट के लिए एक बड़ा कोई हाउस से कम नहीं है। इस बंडल के अंदर काफी ज्यादा सुविधाएं है जो कि एक मर्चेंट के लिए काफी ज्यादा अच्छी होती है। इसलिए थियो इस बंडल के अंदर जा रहा है क्योंकि ब्लू मून के इफेक्टिव एनर्जी से और बाकी सारी चीज़ों से भी बच जाएगा और इसके अंदर उसको कोई नुकसान भी नहीं होने वाला। तभी से जो अपने बैकपैक से कुछ निकालता है और थियो से कहता है कि अगर वो जा ही रहा है तो अपने साथ कुछ लेके जाए ताकि ये चीज़ें सुरक्षित रहे। थियो के साथ हमें देखने को मिलता है कि सेजुन ने ककून निकाल के दिया था, वो ककून जो कि क्वीन हनी बी ने सेजुन को दिया था। थियो के पूछने पर सेजुन उसे बताता है कि क्वीन हनी बी का ककून है, जिससे थियो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसे संभाल के रखने के लिए वो अपने मुलायमदार बालों के अंदर छुपा लेता है। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ब्लू मून की नाइट स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन अभी भी सेजुन को फिक्र होती कैंग और उसकी मॉम की। लेकिन अब काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और आवाज भी अब गहरी आने लगी थी, इसलिए अब सेजुन पहाड़ों के बीच में जाकर छुप गया था। हमें देखने को मिलता है कि सेजुन अपने कानों में अनियन लीफ के कुछ ईयरबड्स भी बनाए थे ताकि उसे नॉइज से छुटकारा मिल सके, लेकिन इस बार उसे काफी ज्यादा नॉइज आ रहे थे पहली बार के मुताबिक। वैसे उसे लग रहा था कि कोई आसपास मॉन्स्टर तो नहीं है, जैसे कि क्या उसके मॉम उस टाइम पर थे तो उसे बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी। इस बार क्या कोई अलग तरीके का मॉन्स्टर इसके गुफा के आसपास आ चुके हैं। हालांकि सेजुन के कानों में भी काफी ज्यादा साउंड आ रहे थे, लेकिन उस साउंड से बचने के लिए वो चेरी टमाटर का यूज करता है ताकि उसे नॉइज कम आए। लेकिन ये आवाज इतनी ज्यादा गहरी थी जैसे कि सेजुन के कान फट के आ जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें जानने को मिलता है कि वो साउंड चली गई है। सेजुन जब उठ के देखता है तो वो साउंड बहुत ज्यादा कम आ रही थी और धीरे धीरे गायब होती जा रही थी। सेजुन की नॉइज काफी ज्यादा जानी पहचानी सी लग रही थी। उसे लग रहा था क्या ये कोई काऊ की आवाज है, क्या टावर के आसपास कोई काऊ है, 99 फ्लोर पर काऊ कहाँ से आ गए। लेकिन तभी उसकी नजर चेरी टमाटर के ऊपर जाती है जो कि ब्लू मून की एनर्जी से नीला हो चुका था। वैसे वो काफी ज्यादा हैरान लग रहा था क्योंकि इस बार की ब्लू मून की नाइट इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि इस बार एक दो नहीं बल्कि काफी ज्यादा चेरी टमाटर ब्लू हो चुके थे। तभी उसे दूर से ही कॉर्न की पेड़ नजर आता है। वो देखता है कि जो कॉर्नफ्लेक्स का जो पेड़ था उसमें भी ब्लू मून की एनर्जी पड़ चुकी थी और इस वजह से कुछ कॉर्नफ्लेक्स में वो एनर्जी आने के बाद वो भी ब्लू हो चुके थे। अब वैसे तो सेजुन काफी ज्यादा खुश लग रहा था और अपने आप पर प्राउड फील कर रहा था। उसे लग रहा था कि वो उसकी अच्छी हार्वेस्टिंग स्किल की वजह से सारे ब्लू मून की एनर्जी उसके चेरी टमाटर और बाकी की फसलों में पड़ रहा था। ये तो होना ही था क्योंकि वो एक अच्छा फार्मर है। जबकि हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी थी और थियो बाहर आके देखता है आसपास कोई नहीं था, इसलिए वो सेजुन को ऊपर बुलाता है
हालांकि ये लोग तब बाहर आते जबकि कॉन्ग और उसके मॉम आसपास नहीं थे। जबकि सेजुन तो खुश था बाहर आने के बाद, लेकिन थियो उसे कहता है कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। जबकि सेजुन थियो को बताता है कि पहले जब ब्लू मून की एनर्जी होती थी और जब सुबह होती थी तो आसपास केव के तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर आते थे, लेकिन इस बार वो पूरी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद ही वो इधर की तरफ आएगा। लेकिन वो थियो को चिंता करने से मना करता है क्योंकि वो देख लेगा कि आसपास कोई मॉन्स्टर है या नहीं। अगर उसे कुछ गड़बड़ लगे तो तुरंत ही जल्दी से केव के अंदर चला जाएगा, क्योंकि केव के अंदर अभी उसे ब्लू मून की एनर्जी से भरे पड़े फसलों की भी कटाई करनी है। लेकिन अभी के लिए सेजुन थोड़ा सा आसपास की जांच पड़ताल करेगा कि क्या चल रहा है यहाँ पर, इसलिए थियो भी मान जाता है और वो चेयरमैन सेजुन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद हमें जानने को मिलता है कि जैसे सेजुन और थियो यहाँ पर आते हैं, उन्हें देखने को मिलता है कि जितने साल उन्होंने स्वीट पोटैटो बोए थे सबकी खेती बेकार हो चुकी थी। लेकिन ये दोनों हैरान तो तब हुए थे जब उन्हें पता चलता है कि ये जो जगह पर वो मॉन्स्टर आए थे उनकी जो पद चिन्ह थे, यानी कि उनके जो खुर के निशान थे, वो काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। और उन मॉन्स्टर ने जो आसपास गंदगी फैला रखी थी उनके ढेर काफ़ी ज़्यादा ऊंचे और बड़े थे। सेजुन उन्हें देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और इसलिए वो जांच पड़ताल करने के लिए वो उस ढेर के ऊपर उठने लगता है। वैसे थियो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर रहा था। वो सेजुन से कहता है कि चेयरमैन, हम यहाँ से जल्दी से चले जाना चाहिए। सेजुन उस मिट्टी के ढेर पर उठता है और उस मिट्टी को लेकर देखने लगता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ जांच पड़ताल करना चाहूँगा। हमें जानने को मिलता है कि जैसे ही सेजुन अपने हाथ में उस मिट्टी को लेता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि ये मिट्टी उपजाऊ थी, इसमें काफ़ी ज़्यादा नमी थी और ये फसल उगाने के लिए काफ़ी अच्छी और बेहतरीन मिट्टी थी। इससे सेजुन की फसलें जो होंगी वो काफ़ी अच्छी होंगी और चेरी टमाटर से लेकर काफ़ी ज़्यादा फसल उसमें अच्छे से उगेंगे। और अब सेजुन को लगने लग गया था कि वो अब एक वंडरलैंड बना सकता है यहाँ पर। और इसी बेस पर सेजुन अपने खुले आंखों से सपना देखने लगता है कि अब इस जगह पर वो एक बहुत बड़ी और लंबी ब्यूटीफुल सी फील्ड बना लेगा और इसकी उपजाऊ मिट्टी में खेती बहुत अच्छे से होगी और हार्वेस्ट में उसका 100% से भी ज़्यादा मुनाफा होने वाला है। वैसे तो यहाँ पर सोचने वाली बात ये थी कि सेजुन अगर यहाँ पर वंडरलैंड बनाएगा तो कैसे बनेगा, क्योंकि इस जगह को खुदाई करने के लिए उसे ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ पर ना ही कोई ट्रैक्टर है और ना ही कोई जोतने वाला चीज़। तभी हमें देखने को मिलता है कि सेजुन को टावर मैनेजर की ओर से मैसेज आता है कि सेजुन यहाँ पर कर क्या रहा है। अभी इस जगह पर सेजुन को नहीं होना चाहिए, इसलिए टावर मैनेजर सेजुन के ऊपर गुस्सा है। वैसे तो टावर मैनेजर सेजुन को जताना नहीं चाहता है, लेकिन वो उसे बताता है कि इस जगह पर अभी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। हालांकि अभी अभी ब्लू मून गायब हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर खतरा नहीं है। सेजुन को जल्दी से केव में जाना चाहिए, वरना टावर मैनेजर उसके ऊपर और ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और प्लेंटी लगा देगा। सेजुन इसके लिए मान जाता है और जल्दी से गुफा की ओर जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन एक पल के लिए रुक के सेजुन टावर मैनेजर से पूछता है कि कल रात को येलिन कर क्या रही थी। जवाब में टावर मैनेजर सेजुन से बताता है कि इस बारे में सेजुन को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सेजुन को पहले अपनी सेफ्टी के बारे में चिंता करनी चाहिए और यहाँ से जल्दी केव में जाना चाहिए। लेकिन सेजुन सब कुछ नोटिस कर रहा था। वो टावर मैनेजर को टीज करते हुए कहता है कि तुम आजकल मेरी कुछ ज़्यादा ही चिंता कर रही हो। मतलब पहले इतना चिंता नहीं कर रही थी, लेकिन आज तुम मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही ख्याल रख रही हो। वैसा क्यों? लेकिन अब फिर खुद को ही समझा लेता है कि आज ब्लू मून की नाइट जब सुबह हुई तो बहुत कुछ चेंज हुआ है। आज लगता है एलियन का भी मूड चेंज हो गया है, तो हम ये बात एलियन के ऊपर छोड़ देते और अभी केव के अंदर चलते हैं। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ये दोनों केव के अंदर आ चुके थे। सेजुन थियो को शाबाशी देता है क्योंकि थियो ने वाकई में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग किया था। थियो यहाँ पर थक जाता है और उस सेजुन से बताता है कि मैं अब कोई भी काम नहीं करने वाला, मैं तो जा रहा हूँ चुपचाप सोने। तभी हमें जानने को मिलता है कि सेजुन जब ब्लू मून के नाइट उस गुफा में था तभी उसने कॉर्न को देखा था, जो कि उसने तोड़ लिया था क्योंकि कॉर्न के अंदर भी ब्लू मून की एनर्जी चली गई थी। हम देखते हैं कि जब सेजुन उस कॉर्न को तोड़ता है उसका EXP पॉइंट 100 हो चुका था और उसका लेवल भी 4 हो चुका था। और सिस्टम उसे ये भी बताता है कि इसका लेवल अप होने पर इसका जो स्वाद है वो 2 गुना ज्यादा बढ़ चुका है और ऊपर से इसके ऊपर ब्लू मून की एनर्जी बढ़ चुकी है, इसलिए इसका सीधा महीना पावर भी बढ़ चुका है। यहाँ पर सीधा महीना एनर्जी के बारे में बताया जाता है कि जो चीज़ है यानी कि जो कॉर्न टावर के बाहर उगता है उसके ऊपर ब्लू मून की एनर्जी अगर पड़ जाए तो वो कुछ ज़्यादा पावरफुल बन जाता है, जिसके बाद उसको खाने में स्वाद के साथ बॉडी की एनर्जी भी बढ़ जाती है और बॉडी फिट रहती है। वैसे तो सेजुन इसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश था। उसे लग रहा था कि वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्लू मून की एनर्जी जैसे इस कॉप के अंदर पड़ी है इसका स्वाद और भी बढ़ गया और ऊपर से इसका जो ई रैंक था वो बढ़ के D हो चुका है, इसलिए इसका स्वाद ऊपर से और 2 गुना ज़्यादा टेस्टी हो गया है।
लेकिन अभी के लिए सेजुन के लिए वो सब चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं होता। अभी उसके लिए इम्पोर्टेंट ये था कि वो इस जूसी टेक्सचर को टेस्ट करना चाहता है कि कैसा है, कौन खाने में लगता है। लेकिन जैसे वो खाने जाता है, टावर मैनेजर की ओर से उसे मैसेज आता है। सेजुन ने कुछ प्रॉमिस किया था जो कि अभी टावर मैनेजर उसको याद दिला रहा था। इसलिए सेजुन को अपने मुंह से बहता हुआ गंगा को रोककर टावर मैनेजर को जो उसने प्रॉमिस किया था वो उसे पूरा करना पड़ेगा। और इसलिए वो सबसे पहले जाता है चेरी टमाटर के पास, जो कि ब्लू मून की एनर्जी से लदी पड़ी थी। वैसे उसे वहाँ से 5 आइटम मिलती है ब्लू मून वाली, और वो टावर मैनेजर को सेंड कर देता है। टावर मैनेजर खुश था और सेजुन को थैंक यू बोलता है। बाद में सेजुन के लिए वो कुछ अच्छा सा रिवॉर्ड भी देगा। अब इस रिवॉर्ड के लिए सेजुन थैंक यू तो बोलता है, लेकिन मन में वो सोचता है कि 300 साल बाद अगर टावर मैनेजर उसको रिवॉर्ड देगा तो सेजुन यहाँ पर बचेगा ही नहीं। खैर छोड़ो। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि टावर मैनेजर काफी ज्यादा खुश थी इस चेरी टमाटर को लेकर, क्योंकि उसके पास अभी 5 आइटम थे ब्लू मून वाली। वैसे यहाँ पर टावर मैनेजर सोच रही थी कि ये जो ब्लू मून वाले चेरी टमाटर है, अगर वो वाले चेरी टमाटर ड्रैगन हार्ट को हार्ट बीट बढ़ा सकती है और तेज कर सकती है, तो ये ब्लू मून की एनर्जी वाले जो टमाटर है वो ड्रैगन हार्ट को क्यों जल्दी से तेज नहीं कर सकती। अगर ऐसा है तो फिर उसे एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। इसलिए वो एक साथ 5 ब्लू मून के एनर्जी वाले टमाटर को गटक जाती है। वैसे तो उसे टमाटर काफी ज्यादा पसंद आते हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं था इसे टेस्ट करने का। अभी वो अपने माना के ऊपर फोकस करना चाहती थी। इसलिए जैसे ही वो अपने माना के ऊपर फोकस करती है और अपने हार्ट के डीप के अंदर जाती है, उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। उसे यहाँ पर जोर का झटका लगता है और वो अचानक से बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि टावर मैनेजर की जो हार्ट बीट है वो ड्रैगन हार्ट काफी ज्यादा चमक रही थी और उसके अंदर ब्लड सर्कुलेट हो रहे थे। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन देखने को मिलता है, सेजुन उसे ब्लू मून वाली एनर्जी कॉर्न को तोड़ लेता है और उसे पकाने लगता है। अभी हमें देखने को मिलता है कि सेजुन उसी पॉट का यूज कर रहा था जो कि थियो कुछ दिन पहले लेके आया था। वो उस कॉर्न को इस पॉट के अंदर डाल देता है, जिससे भाप की वजह से वो कॉर्न पक जाएगा। दूसरी तरफ वो उसे कॉर्न के पत्ते को सुखाने के लिए दिया था, जिसे सूखने के बाद वो एक चाय की तरह से इस्तेमाल कर सकता है। तभी दूसरी तरफ सारे रेबिट आ चुके थे और सेजुन को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। सेजुन जब डैड रेबिट से पूछता है कि अभी बेबी रेबिट कहाँ है, डैड रेबिट उसे बताता है कि बेबी रेबिट अपनी मॉम के साथ सो रहे हैं। हमें जानने को मिलता है कि सेजुन को इस बार काफी सारे ब्लू मून की एनर्जी वाले चेरी टमाटर मिले थे, इसलिए उसने 5 टमाटर ड्रैगन को दिया था, यानी कि टावर मैनेजर को, और कुछ टमाटर उसने रख लिए थे खुद के लिए। इसलिए वो कुछ रखे हुए टमाटर को वो ब्लैक रैबिट और वाइट रैबिट को दे देता है ताकि वो लोग मिलजुल कर खा ले। और वो कॉर्न भी पका रहा था और उस कॉर्न में से सबको हिस्सा करके देने वाला था, लेकिन यहाँ पर डैड रैबिट उसे बताता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कौन वो सेजुन अकेला ही खा सकता है। वो लोग टमाटर से ही काम चला लेंगे, टमाटर उनके लिए इनफ है। सेजुन ये सुन के हैरान था कि सारे रैबिट इस बात के लिए एग्री थे कि वो सब टमाटर खा लेंगे और सेजुन ब्लू मून की एनर्जी वाले कॉर्न को खा ले, इससे उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं थी। डैड रैबिट के मुंह से ये बात सुन के सेजुन काफी ज्यादा खुश था और वो डैड रैबिट को कहता है कि उसे यही उम्मीद थी कि डैड हमेशा उसका ख्याल रखता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं ब्लैक रैबिट और चबी रैबिट को, वो दोनों नाखुश थे क्योंकि उनको कौन खाना था। लेकिन अब जब लीडर ने ही मना कर दिया, यानी कि उनके डैड ने ही मना कर दिया, तो अब आगे से कुछ भी नहीं बोल सकते थे। लेकिन ये बात सेजुन समझ जाता है, इसलिए वो कहता है कि वो अकेले नहीं खा सकता, इसलिए वो कुछ कॉर्न को हार्वेस्ट करेगा, जिसके बाद वो सारे लोग मिलके एक साथ खाएंगे। जिसे सुनकर चबी रैबिट काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ब्लैक रैबिट भी खुश लग रहा था। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सेजू ने उस कॉर्न को पका लिया था अच्छे से, जो कि देखने में काफी ज्यादा सुंदर और डिलीशियस लग रहा था। वैसे तो ये ब्लू मून वाली एनर्जी वाला कॉर्न था और ये डी ग्रेड का भी था। इसे खाने में काफी ज्यादा टेस्ट लगेगा और इससे बहुत ज्यादा एनर्जी भी ऑब्जर्व होगी। इसके बाद ये सब लोग मिलकर काफी अच्छे से एंजॉय करते हैं अपना अपना फूड। यहाँ पर डैड रैबिट 2 ब्लू मून के एनर्जी वाले टमाटर को लेके जाता है मॉम रैबिट के लिए। हमें यहाँ पर जानने को मिलता है कि सेजुन जैसे जैसे वो सब बाइट कर रहा था उस कॉर्न को, उससे काफी ज्यादा अच्छा टेस्ट लग रहा था। हर एक बाइट पे अच्छी अच्छी टेस्ट आ रही थी। सेजुन की हर बाइट उसके जीभ के स्वाद में अलग अलग टेस्ट ला रहा था। सेजुन से काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसे बरसों का मेहनत, हाँ वही 171 डे वाला बरसों का मेहनत उसे काम आया था। और उसे इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद जो हार्वेस्ट किया था उसने कॉर्न को, उसकी स्वाद उसको जन्नत की सैर करा रही थी। तभी टावर मैनेजर की ओर से, सिस्टम की ओर से उसे मैसेज आता है। सिस्टम उसे ये बताती है कि जो सेजुन ने उस कॉर्न को खाया था, जो कि साइतामा परमानेंटली था, उसका एनर्जी बढ़कर 0.1 हो गया था।
वैसे तो सेजन उस कॉर्न को भुक्खड़ों की तरह खा रहा था, जैसे उसने कभी खाया ही ना हो। अब जब सबका खाना यहाँ पर कंप्लीट हो चुका था तो सेजुन कहता है कि चलो अब जाकर कुछ कॉर्न को हार्वेस्ट करते हैं। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जैसे जैसे सेजुन सारे कॉर्न को तोड़ रहा था, वहाँ पर सिस्टम उसका अपडेट बता रहा था कि सेजुन की जो हार्वेस्टिंग स्किल है वो उसका EXP पॉइंट बढ़ रहा था। यहाँ पर इसका EXP पॉइंट बढ़ के 20 हो चुका था और उसका लेवल 4 हो चुका था। यहाँ पर कौन सा मीना का बताया जाता है जो कि टावर के बाहर उगा था वो कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस होगा और इसका एनर्जी लेवल भी काफ़ी ज़्यादा होगा और जब लोग इसे खाएंगे तो इसका इफेक्ट भी काफ़ी जल्दी असर करेगा। लगभग 1 घंटे में इसका असर दिखाया जाएगा और जो लोग हैं उसको 20 G फैट और काफ़ी सारे उसका जो ब्राउन है वो डाउन हो जाएगा और स्किन काफ़ी ज़्यादा स्किन ग्लो हो जाएंगे, जो कि काफ़ी बाकी काबिल तारीफ था। और इसके जो लाइफ लाइन थी वो 16 डे का था, जो कि सच में अच्छी थी। अब हमें यहाँ पर ये जानने को मिलता है कि लड़कियों को अपने स्किन को लेकर कितना ज़्यादा केयर करती है, इसलिए सेजुन अपनी मॉम के लिए इस कॉर्न को भेजना चाहता था ताकि जब भी इसकी मॉम वो खाए उसकी मॉम की स्किन भी ग्लो हो और उनकी बॉडी में भी कुछ चेंज आए। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉन्ग यहाँ पर आ चुका था अपनी मॉम के साथ। वैसे तो लोग ठीक थे लेकिन सेजुन फिर भी उनसे पूछता है कि कल रात ब्लू मून की एनर्जी की जब नाइट आई थी तब क्या वो लोग ठीक है, क्या उनको कोई चोट आई थी। यहाँ पर कॉन्ग उसे बताता है कि वो लोग बिल्कुल भी ठीक है और सेजुन केंग को हनी देता है क्योंकि कल रात से उनसे कुछ नहीं खाया था और इसकी वजह से उसकी एनर्जी लो भी हो गई होगी, जिसे पाकर केंग तो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा था और उसने मॉम केंग के लिए कुछ फिश भी रोस्ट करके रखा था जो कि बाद में वो मॉम को दे देगा। इससे मॉम भी काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही थी। तभी हमें दूसरी तरफ ये देखने को मिलता है कि थियो अपनी आंखें को मीचते हुए बाहर आ रहा था और वो सेजुन से कहता है कि चेयरमैन सेजुन अब मेरा टाइम आ चुका है कि मैं अब जाने वाला हूँ। सेजुन उससे कहता है कि क्यों ना तुम थोड़ा सा और सो लो क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा थके थके लग रहे हो। यहाँ पर थियो काफ़ी ज़्यादा इतरा रहा था और अपने आप पर प्राउड फील करते हुए कहता है कि सेल के थियो ऐसे ही नहीं सो सकता, सोने में मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता क्योंकि जब मैं एक प्रो मर्चेंट बन चुका हुआ प्रोफेशनल वंडरिंग मर्चेंट कैट तो इतने बड़े प्रो खिलाड़ी को सोना नहीं चाहिए और सोने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। सेजन भी कहता है कि ओ हाँ तुम तो सेल के थियो, तुम ऐसे कैसे अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो, मैं तो भूल ही गया था। तभी हम देखते हैं कि थियो सेजुन के ऊपर चढ़ने लगता है और कहता है कि जब इतना कुछ कर ही सकते हो तो प्लीज़ मुझे जाकर बाहर की तरफ छोड़ आओ ना। लेकिन हम देखते हैं कि कैंग उसको पकड़ लेता है और उसको बाहर की तरफ छोड़ने जाने के लिए उसे उठा लेता है। अब जबकि थियो को कैंग छोड़ने चला गया है तब सेजुन कहता है मदर कैंग से कि जब तक वो लोग आए तब तक क्यों ना ये लोग जो सारी चीज़ें बर्बाद हो चुकी है यानी कि जो खेती बर्बाद हो चुकी है उस फील्ड को ये लोग अच्छा करने में लग जाए। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन देखने को मिलता है उसी काऊ को जो कि अपने सारे मजदूरों से काम कर रहा था। नंबर 2 नंबर 3 सब उसके बात मान रहे थे लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा था और कहता है तुम लोग काम कैसे कर रहे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये सब मट है और इतना ज़्यादा गंदगी यहाँ पर कैसे आ रही है, तुम्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि तुम लोग काम कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, तुम लोग बस टाइम पास कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तुम लोगों को मैं कितनी बार कहूँ कि जब तुम लोग जा रहे हो वहाँ पर हंटिंग के लिए तो तुम लोग मुझे मेरे लिए फूड लेके आओ, हमारे लिए फूड लेके आओ, ना कि मड लेके आओ। मैंने मड लाने के लिए नहीं कहा था तुम लोगों को, एक काम ही तुम लोगों से ढंग से नहीं होता, तुम लोगों को क्या मैं ऐसे ही खाने के लिए देता हूँ। तभी वहाँ पर एक काऊ जो होता है वो कहता है लेकिन कैप्टन हमें तो सारा चीज़ें ढूंढ लिया अच्छे से लेकिन हमें कहीं भी अच्छे से ग्रास नहीं दिख रही है, हम लोग कहाँ से वहाँ से लेके आए, इवन हम लोग सारी जगह पर ढूंढ लिए अच्छे से लेकिन कहीं पर भी हमें अच्छी चीज़ें नहीं मिली थी, ना ही खाने की चीज़ें मिल रही थी और ना ही घास मिल रही थी। मैं जो कैप्टन होता है वो गुस्से में बैठ जाता है, डैम इट, मैं क्या ही कर सकता हूँ यहाँ पर, अभी मैं इनका क्या करूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरा दिमाग खाली हो जा रहा है। कुछ साल पहले की बात है कि ये जगह कितनी हरी भरी हुआ करती थी और यहाँ पर कितने ज़्यादा अच्छे अच्छे ग्रास हुआ करते थे, सारे लोग मज़े में खा रहे थे। जिसके बाद वो हमें बताता है कि जब ब्लू मून की एनर्जी इनके ऊपर पड़ेगी तभी इनकी एनर्जी बढ़ सकती है, लेकिन ब्लैक टावर की रक्षा करने के लिए इन्हें बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये एनर्जी इनके लिए काफ़ी नहीं था। इसलिए ऑक्स के राजा ने अब ये फैसला किया कि अब सारे लोग यहाँ पर घास खाएंगे और अच्छी क्वालिटी की घास खाने के लिए इन्हें बाहर जाना जरूरी पड़ेगा। इसलिए ऑक्स के राजा ने सबको आदेश दिया कि बाहर जाओ और सारे घास खाओ, लेकिन ये लोग इतने ज़्यादा तादाद में थे और ये लोग इतने ज़्यादा भूखे होते थे कि जितना तेज़ी से इन लोगों ने घास खाना स्टार्ट किया धीरे धीरे करके इन लोगों ने इतना ज़्यादा घास खा लिया और इतने तेज़ी से लोग खा रहे थे कि घास उगने का दूसरा मौका इन लोगों ने दिया ही नहीं और घास ना उगने की वजह से धीरे धीरे एक हरी भरी ज़मीन बंजर में तब्दील हो गई। बैक टू द प्रेजेंट टाइम,
अब ऑक्स का राजा सोच रहा है कि अब जो बालक है यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके अगर मार्क्स वैसी नहीं बनेगी और ये अच्छे से मॉन्स्टर नहीं बनेंगे तो फिर जाके ब्लैक टावर की रक्षा कैसे करेंगे जो कि 99 फ्लोर पर है। अब इनकी मार्क्स बेसी को रक्षा करने के लिए इन्हें कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये लोग तो धीरे धीरे करके कमजोर होते जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होने वाली। तभी ऑक्स राजा ऑक्स 3 को बुलाने लगता है, जो कि उसका एक सबसे मंत्री था। ऑक्स 3 कहाँ पर है? ऑक्स 3 कहाँ पर है? क्या वो अभी तक लौट के नहीं आया? सारे लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे और हैरान थे कि ऑक्स 3 कहाँ पर है। तभी ऑक्स 3 पीछे से आवाज लगाता है कि मुझे माफ करना महाराज, मैं यहाँ पर हूँ। वैसे वो बताता है कि कैप्टन मुझे माफ़ कर देना, मुझे लेट हो गया, लेकिन जब ब्लू मून की नाइट एंड हुई और मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा दूर था। कैप्टन कहता है कि चलो कोई बात नहीं, एटलास्ट तुम ठीक तो हो, सही सलामत होना ही तुम्हारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन तभी अचानक से उसकी नज़र ऑक्स 3 के ऊपर जाती है और वो गुस्से में ऑक्स 3 की ओर बढ़ने लगता है। वो बच्चा तो काफी ज्यादा घबराया हुआ था कि कैप्टन हुआ क्या, मैंने क्या कुछ गलत बोल दिया, फिर कुछ गलत कर दिया। तभी कैप्टन उसके पास पहुंचते हैं और उसको पकड़ के दोनों कंधों से कहते हैं, ऑक्स 3 मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे सर के ऊपर क्या है? तुम्हारे सर के ऊपर क्या है जो लगा हुआ है? वो गुस्से में फनफनाते हुए कहता है कि जो तुम्हारे सर के ऊपर है वो एक स्वीट स्वीट स्मेल कर रहा है। तुम्हारे सींग के अंदर वो कौन सी चीज़ है जो लग रहा है, इतना स्वीट स्मेल क्यों कर रहा है, क्या है वो? ऑक्स 3 कुछ भी समझ नहीं पाता। माँ है, मेरे सिंह के अंदर ये कौन सी ब्लाट की पड़ी है? जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं टावर मैनेजर को, जो कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में था क्योंकि उसके ड्रैगन हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और उसका सर भी बहुत ज़्यादा घूम रहा था। वो कुछ भी समझ में नहीं आ पा रहा था कि ये कुछ हो क्या रहा था उसके साथ, क्योंकि अभी भी वो कॉन्शियसनेस में पूरी तरीके से वापस नहीं आया था। वैसे तो उसे लग रहा था कि वो अभी ठीक ठाक है, लेकिन तभी उसकी नज़र उसके लैम्प के ऊपर जाती है जो कि ऊपर लगा हुआ था, क्योंकि उसकी बत्ती थोड़ी थोड़ी बुझने लगी थी। वो हैरान होता है कि ये लाइट इतनी ज़्यादा स्लो क्यों हो गई। तभी जब वो लैम्प की ओर देखता है कि वो लैम्प काफ़ी ज़्यादा छोटा दिख रहा था और जैसे ही उसकी नज़र उस बॉल के ऊपर पड़ती है जो कि जिस बॉल से वो सेजन को ऊपर नज़र रखे था, वो देखता है वो तो उतना ही बड़ा है और उसकी जो रखने वाला स्टैंड था वो भी वैसा कि वैसा ही है। इसका मतलब ये है कि चीज़ें छोटी नहीं हो चुकी है, वो बड़ा हो चुकी है, यानी कि बड़ी हो चुकी है। हाँ, लड़की है। अब वो बैठ के काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ गई थी कि अचानक से वो इतनी बड़ी कैसे हो गई, मतलब कैसे?